दोस्तों, क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि इस समय हमें कौन सा इन्वर्टर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस समय इन्वर्टर हर घर की जरूरत बना हुआ है और यूजर को यह पता नहीं चल पाता है कि कौन सा इन्वर्टर हमारा कितना नुकसान भी कर रहा है। बेशक वर्क कर रहा है, ग्रिड सप्लाई के ऑफ हो जाने पर हमारा कुछ लोड जैसे फैन है, एलईडी टीवी है, यानी जो लाइट लोड होते हैं उनको चला रहा है, लेकिन कहीं अधिक नुकसान भी कर रहा है। तो ऐसे 3 प्रकार के इन्वर्टर आपको बताऊंगा। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। पहले मैं आपको यह बता दूं कि इन्वर्टर नुकसान कैसे करता है। यदि इन्वर्टर की चार्जिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इन्वर्टर बैटरी को जल्दी खराब करेगा, बैकअप कम देगा और ग्रिड से एनर्जी अधिक लेगा, यानी बिल में नुकसान और बैटरी का नुकसान। और यदि इन्वर्टर की आउटपुट वेव क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो भी आपका इन्वर्टर डबल नुकसान करेगा। जिस समय ग्रिड सप्लाई ऑफ रहेगी और आप अपने अप्लायंस चलाने के लिए इन्वर्टर को ऑन करेंगे, क्योंकि इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर वेव फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो बैटरी से एनर्जी अधिक लेगा, आउटपुट में एनर्जी कम देगा, यानी बैटरी की एनर्जी का ह्रास होगा। और बैड वेव फॉर्म से जब हम अपने अप्लायंस चलाएंगे तो अप्लायंस साउंड अलग करेंगे, हीट होंगे, और जो सेंसिटिव अप्लायंस होते हैं जैसे एलईडी टीवी, ऐसे अप्लायंस के धीरे धीरे कलर फेड होते चले जाएंगे, यानी अप्लायंस की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं ऐसे 3 इन्वर्टर की जो फायदे के बजाय नुकसान अधिक करते हैं। नंबर 1 पर आता है हाफ वे चार्जिंग वाले इन्वर्टर। दोस्तों, अभी भी मार्केट में भी और यूजर के यहां भी कुछ इस प्रकार के इन्वर्टर होते हैं जिसमें चार्जिंग सेक्शन के लिए अलग ट्रांसफार्मर होता है और इन्वर्टर के लिए अलग ट्रांसफार्मर होता है। दोनों ही ट्रांसफार्मर आयरन कोर के ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी एक से चार्जिंग का कार्य लिया जाता है और एक से इन्वर्टर का कार्य लिया जाता है। पुराने टाइम में ऐसे इन्वर्टर चलते थे, लेकिन अभी भी कुछ यूजर के यहां लगे हुए हैं। अब उनमें क्या होता था कि जो चार्जिंग वाला ट्रांसफार्मर होता था सिंगल वाइंडिंग में होता था, सेंटर टेपिंग नहीं होती थी और उसकी एक टेपिंग पर एक नोड पर ही डायोड लगाया जाता था और वह हाफ वे टेक्नोलॉजी से बैटरी को चार्ज करता था और बहुत अच्छे कैपेसिटर का यूज भी नहीं किया जाता था या कैपेसिटर होते ही नहीं थे। मात्र एक ट्रांसफार्मर और कुछ डायोड लगाकर चार्जिंग कर ली जाती। तो इस प्रकार से की गई चार्जिंग न तो बैटरी को फुल्ली चार्ज करती है और जब हम बैटरी से बैकअप लेते हैं तो हमें बैकअप भी पूरा नहीं मिल पाता है और चार्जिंग के समय ग्रिड से अधिक एनर्जी का यूज किया जाता है। वैसे तो इस प्रकार के इन्वर्टर कोई कंपनी नहीं बनाती है, लेकिन शुरुआत में इसी प्रकार के इन्वर्टर चालू हुए थे और कुछ परसेंट में अभी भी यूजर के यहां है। तो इस प्रकार के इन्वर्टर से बचें। इसके अलावा दूसरे नंबर पर वह इन्वर्टर आते हैं जिनमें ट्रांसफार्मर तो एक ही होता है, चार्जिंग के लिए भी, इन्वर्टर के लिए भी, और सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन साथ में जो सर्किट है वह सर्टिफाइड अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ऐसे इन्वर्टर में भी चार्जिंग की ही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पुराने टाइम के जो इन्वर्टर होते थे उनमें चार्जिंग के एम्पियर को और फुल चार्जिंग कट ऑफ को मैनुअल प्रीसेट से सेट किया जाता था। सर्किट के ऊपर सेटिंग के लिए 2 प्रीसेट लगे हुए होते थे, एक फुल चार्जिंग कट ऑफ के लिए और एक चार्जिंग एम्पियर के लिए। यूजर स्वयं भी या कोई टेक्नीशियन भी उन प्रीसेट को घुमाकर एम्पियर को कम ज्यादा कर सकता था और चार्जिंग कट ऑफ को भी ऊपर नीचे कर सकता था। अब यदि यूजर सेटिंग करता है तो यूजर के पास कोई मीटर तो होते नहीं है कि मीटर से चेक कर ले कि मुझे चार्जिंग कट ऑफ कहां रखना है। और यदि टेक्नीशियन के पास भी सेटिंग के लिए उन इन्वर्टर को ले जाते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कि टेक्नीशियन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ प्रीसेट से चार्जिंग एम्पियर और फुल चार्जिंग कट ऑफ को सेट कर देगा। बेशक चार्जिंग एम्पियर ऊपर नीचे हो जाएं, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि फुल चार्जिंग कट ऑफ पॉइंट में भी ऊपर नीचे हो जाता है तो समझ लीजिए कि बैटरी तबाह होने वाली है। अगर चार्जिंग कट ऑफ नीचे रह जाएगा तब भी बैटरी खराब होगी, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी, सल्फेशन का शिकार हो जाएगी। और यदि चार्जिंग कट ऑफ बैटरी की रिक्वायरमेंट से ऊपर चला जाता है तो बैटरी ओवरचार्ज होगी, तब भी बैटरी जल्दी ही डैमेज हो जाएगी। और अक्सर ऐसा होता ही होता है
यूजर को यदि लगता है कि बैटरी का बैकअप कम आ रहा है, वह इन्वर्टर को किसी टेक्नीशियन के पास ले जाता है, तो टेक्नीशियन उसके चार्जिंग के एम्पियर भी बढ़ा देगा और उसका फुल चार्ज कट ऑफ भी बढ़ा देगा। और मान लीजिए फुल चार्ज कट ऑफ 15 वोल्ट या 15.1 वोल्ट इस तरीके से हो गया, तो यूजर को बैकअप तो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वह बैकअप कुछ दिन के लिए बढ़ा हुआ दिखाई देगा, उसके बाद बैटरी डैमेज हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के इन्वर्टर अब से यदि 10 साल पीछे जाओगे तो बहुतायत मात्रा में चलते थे, यानी ग्रिड सप्लाई उतने समय के लिए आती ही नहीं थी कि बैटरी ओवरचार्ज हो जाए। यदि आज की बात करूं तो अब अधिकतर स्थानों पर बिजली 18 से 20 घंटे से ऊपर ही रहती है, और यदि चार्जिंग कट ऑफ पॉइंट में 1 भी अधिक हो जाता है तो बैटरी जल्दी ही डैमेज हो जाएगी और साथ ही साथ आपके बिजली बिल को भी बहुत बढ़ा देगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि अभी भी इस टाइप के इन्वर्टर मार्केट में 10 से 20% तक हैं। तो मैं यूजर को भी सावधान कर देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के इन्वर्टर आपके पास हैं जिनमें चार्जिंग की सेटिंग मैनुअल है, तो या तो उनको रिप्लेस कर दें या फिर टेक्नीशियन के पास जाकर अपने सामने चार्जिंग के एम्पियर 10 से 15 एम्पियर के बीच रखें और चार्जिंग कट ऑफ 14.5 पर बिल्कुल फिक्स रखें और यह कार्य बहुत जल्दी करने की कोशिश करें। और अब बात करते हैं तीसरे टाइप के इन्वर्टर की। तीसरे टाइप के इन्वर्टर वह हैं जिनकी आउटपुट वेवफॉर्म अच्छी नहीं है। यदि आपके इन्वर्टर की आउटपुट की वेवफॉर्म साइन वेव है तो बढ़िया है, यदि स्क्वायर वेव है तो भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके इन्वर्टर की आउटपुट क्वासी वेव है और आपका इन्वर्टर 230 वोल्ट दे रहा है तो आपके लिए बहुत खतरनाक। जैसा कि बराबर में फिगर में आप देख रहे हैं, क्वासी वेव से यदि आप 230 वोल्ट आउटपुट में ले रहे हैं तो क्वासी वेव का जो पीक है वह कम से कम 320 वोल्ट तक जंप करता है। जब हम मीटर से चेक करते हैं तो क्योंकि मीटर वोल्ट का एवरेज दिखाता है तो मीटर हमको 230 वोल्ट ही दिखाएगा। पीक पॉइंट पर वोल्ट देखनी है तो डीएसओ का यूज करना पड़ता है। जो सामान्य मीटर हम यूज करते हैं वह एवरेज वोल्ट दिखाता है। तो यदि हमारे अप्लायंस को क्वासी वेव मिल रही है तो 1 सेकंड में 100 बार 300 वोल्ट का झटका अप्लायंस को लगता है, यानी एक तरीके का स्पाइक भी मान सकते हैं। तो यदि आपके इन्वर्टर की आउटपुट क्वासी वेव है तो कोशिश करें कि इन्वर्टर को रिप्लेस कर लें और कोई साइन वेव या मॉडिफाइड साइन वेव या स्क्वायर वेव इन्वर्टर आप ला सकते हैं। स्क्वायर वेव से भी बहुत लोग डरते हैं कि यदि स्क्वायर वेव है तो बहुत नुकसानदायक होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, साइन वेव जितनी स्मूथ नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि स्क्वायर वेव है और आपका मीटर 230 वोल्ट दिखा रहा है तो स्क्वायर वेव का जो पीक होता है वह भी 230 वोल्ट का ही होता है। स्क्वायर वेव में यदि वोल्ट को चेक करोगे तो एवरेज वोल्ट भी वही रहती है जो उसका पीक पॉइंट होता है। हाँ, वोल्ट झटके से नीचे या ऊपर जाती है, साइन वेव की तरह स्मूथ नहीं चलती है, या तो -230 पर रहेगी या तो +230 पर। यानी स्क्वायर वेव से निष्कर्ष क्या निकला कि वोल्ट का कोई जंप नहीं है। साइन वेव में भी क्या है कि यदि मीटर 230 वोल्ट दिखा रहा है तो वहां पर भी समझ लीजिए कि जो वोल्ट का पीक है वह भी 300 से अधिक। स्क्वायर वेव में क्या होता है कि जो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं, जैसे मोटर से संबंधित कोई अप्लायंस, वहां पर हमको एक अलग सी आवाज महसूस दे क्योंकि वेव स्मूथ नहीं। जबकि यदि बात करूं इलेक्ट्रॉनिक लोड की तो इलेक्ट्रॉनिक लोड में स्क्वायर वेव अच्छी रहती है क्योंकि अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है कि आगे जाकर डीसी बनती है, एक एसएमपीएस सप्लाई लगी होती है जो आगे अप्लायंस को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या जितना भी डीसी देती है। तो स्क्वायर वेव से जब हम डीसी बनाते हैं तो हमें लगभग प्योर डीसी के आसपास मिल जाती है। तो स्क्वायर वेव या मॉडिफाइड स्क्वायर वेव या मॉडिफाइड साइन वेव या साइन वेव वाला इन्वर्टर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन वेव वाला ले तो बेस्ट है। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार के 3 इन्वर्टर अभी भी यूज कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि जल्दी ही अपने इन्वर्टर को रिप्लेस कर लें, और यदि रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो अपने इन्वर्टर में कुछ सुधार हैं उनको आप कर सकते हैं, उन पर वीडियो चैनल पर आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।